नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां सूरज तो उगता है लेकिन उजाला नहीं होता, जहां रातें सिर्फ आह लेकर आती हैं और दिन नई लाशों को गिनते नजर आते हैं। दर्द इस हद से ज्यादा गुजर गया है कि बलूचिस्तान को आजाद कराने की कस्में जिस संगठन के लड़ाकों ने उठा रखी है, जिसने अपने सिर पर मौत का कफन बांध लिया है और पाकिस्तानी सेना हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसने आज एक बार फिर गहरा जख्म दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी चोट देने का दावा किया। बेले का दावा है कि उसने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदायीन हमला कर 90 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद हड़कंप है। महज 5 रोज पहले यानी 11 मार्च को ही ले लीजिए, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि शेखी बगाड़ने वाले पाकिस्तानी सेना के सामने क्या बचा है विकल्प। आज बलूचिस्तान की हकीकत, बीएलए का इंतकाम और पाकिस्तानी सेना की चुनौतियों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस रिपोर्ट पर। अभी 5 दिन हुए जब बीएलए ने पाकिस्तान पर बड़ी चोट की है। अब की बार बीएलए का दावा है फिदायीन हमले का। ये हमला हुआ है पाकिस्तान सेना के काफिले पर। फिदायीन अटैक में मौके पर कितनी तबाही हुई है, इसकी तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। पाक सेना के काफिले में शामिल इस बस के परखच्चे उड़ गए हैं। दावों के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायीन टुकड़ी के जवानों ने इसी बस को टारगेट किया। बीएलए की फिदायीन टुकड़ी का नाम माजिद ब्रिगेड है, जो दुश्मनों पर ऐसे हमलों के लिए तैयार रहती है। आपको मालूम है, पूरे दुनिया को मालूम है, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो थे अख्तर मेंगल, जिनके सबसे बड़े भाई को जो 19 साल की उम्र की थे, उनको 1976 में उनके घर के बाहर से कराची से इनके आईएसआई ले गए थे, पर उनका लाश आज तक नहीं मिला। ये सिलसिला जारी है सालों से, ये आज की बात नहीं है। एक हद होता है हर चीज का। फिर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने किया है, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने किया है। उसी माजिद ब्रिगेड ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक माजिद ब्रिगेड के जवानों ने एक गाड़ी में आईईडी विस्फोटक लादे और पाकिस्तान सेना के काफिले को हिट कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान फौज का काफिला क्वेटा से ताफ्तान की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान सेना के काफिले में 7 बसें शामिल थी, 2 अन्य गाड़ियां भी मौजूद थी। तभी क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर नोशकी में ये फिदायीन अटैक हुआ। बीएलए के मुताबिक आईईडी लदी उनकी गाड़ी की टक्कर एक बस से हुई। टक्कर होते ही वहां तबाही मच गई। बीएलए की माने तो इस फिदायीन हमले में 90 पाक सैनिक मारे गए। ये पाकिस्तान ने खुद ही अपने ऊपर ये एक संकट ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान शुरुआत से ही अगर हम देखें तो एक आतंक का सहारा लेता रहा। और अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फ्रॉम 1948 से लेकर के लगातार जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ उनका विलय हो। हाल के वर्षों में बीएलए के तेवर काफी उग्र हैं। आज पाक सेना के काफिले पर हमला हुआ है। 5 दिन पहले ही बीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा से ही पेशावर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन को कब्जा कर लिया और उसमें सवार लोगों को बंधक बना लिया। बीएलए का दावा था कि उस ट्रेन में मौजूद 214 बंधकों को उनके लड़ाकों ने मार दिया। वहीं पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि उसके 28 सैनिक मारे गए। ट्रेन संकट को लेकर बीएलए और पाकिस्तान ने अपने अपने दावे किए, लेकिन एक बार फिर बीएलए ने पाकिस्तान सेना को टारगेट कर चेतावनी दे दी है कि वो रुकने वाले नहीं। पाक सेना के काफिले पर फिदायीन हमले को लेकर पाकिस्तान ने दोपहर तक 7 की मौत की पुष्टि की है, जबकि 21 के जख्मी होने की बात कही है। फिदायीन हमले के बाद पाकिस्तान ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। हेलीकॉप्टर से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं ड्रोन से निगरानी भी रख रहा है। लेकिन 5 दिन के अंदर बीएलए के 2 हमलों से पाकिस्तान तिलमिला गया है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
कराएं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें भी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर यह हमला हुआ है, जहां ये टारगेट हुआ है, जरा आप देखिए। तो फिलहाल नोशकी जो इलाका वो क्वेटा में वो जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आरजू, आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप देख रही हैं पाकिस्तान के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती आप देखती हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, और क्या विकल्प बचते हैं पाकिस्तान के सामने? देखिए, एक डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और इस वक्त जो एजेंसीज और कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अपनी पॉलिसीज को देखना होगा। उन्हें जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको टेबल पे लाना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी। सिर्फ यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च कर देना और ये कहना कि नहीं वो टेररिस्ट हैं, हम उन्हें मार देंगे और छोड़ेंगे नहीं, तो उससे मसला हल नहीं होगा। ये तो खैर सभी जानते हैं कि बीएलए का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये चीज यूएन में भी लिखी हुई है, लेकिन बात सारी ये कि और बहुत से ग्रुप उनके साथ मिल गए हैं जिसमें टीटीपी भी शामिल है। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन लोगों को हर चीज का मालूम है, कब इनकी बस निकलनी है, कब इनकी ट्रेन चलनी है, कहाँ से लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे और उसके बाद कैसे अटैक करना है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमजोरी या कह लीजिए कि गफलत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही दिखाई दे रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट या एजेंसीज की तरफ से दिखाई दे रही है कि उनके पास हर मालूमात है। तो इसका मतलब है कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो हमसे कहीं बेहतर है। सॉरी। और इसी को लेकर इनको आगे काम करना होगा और देखना होगा कि कहाँ का अपनी जो चीज इनकी कमजोरी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो वीकनेसेस है, उनको जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक ये ठीक भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और ये क्योंकि बिलाल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये दिक्कत आखिरकार है क्यों, और ये लगातार हम देख रहे हैं, शुरू से ही ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ थे, कभी ये आजाद ही रहना चाहते थे, चीन का भी विरोध कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, वो ये मानते हैं, बहुत सारे बलूच के जो वहां बलूचिस्तान के नागरिक हैं कि दोयम दर्जा का उन्हें वहां पर एहसास होता है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उनको मिल नहीं पा रही हैं। और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, बीएलए, जिसने ये हमला किया है, 70 के दशक में अस्तित्व में आया और 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा। आप वजह क्या देखते हैं इसके पीछे? लगातार ये जो गुरिल्ला अटैक्स हो रहे हैं, इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, क्या वजह? वजह तो क्लियर है कि आप मतलब पाकिस्तानी जो फौज है, जो इंटेलिजेंस जा रहे हैं या स्टेट है, उन्होंने उनका जीना ऐसा कर दिया है कि हजारों की तादाद में उनके बच्चे मिसिंग है। हजारों की तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो 15-15, 16-16 सालों से मिसिंग है। जब उनके बच्चे या मतलब जिनके बच्चे मिसिंग हैं, जिनके मतलब मर्द मिसिंग थे या बाप मिसिंग थे, वो आपके पास आके पैदल आके आपके पास दया लेके आते हैं इस्लामाबाद में कि हमें सिर्फ ये बता दो कि वो किधर हैं। आप उन पे गंदा पानी फेंकते हो, आप उनको घसीटते हो, आप उनको मारते हो, और उनके साथ साथ आप उनके वसाइल को, चाहे वो रेकेडो को, सैंडेक को और दूसरे वसाइल हैं, गैस हो, उनको लेके अपने बच्चों के लिए हालात को चेंज करते हो। और वहां पे बेचारे लोग आज तक ये न उनको पता नहीं है कि मेरा बाप जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, मेरी बहन किधर है। सर, तो इसके इस तरीके पीछे ये बार बार कहा जाता है कि वहां के लोग बहुत प्रताड़ित हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इनकार करता है। वो कहता है कि ये साजिशें हैं जो दूसरे देश रच रहे हैं और उसकी वजह से आज ये हालत है, ये कराया जा रहा है। वहां पर सारी स्थितियां सही हैं, लेकिन क्योंकि आप एक्टिविस्ट हैं, आप चीजों को और अच्छे से देखते होंगे, किस किस तरीके की दिक्कतें आ रही है और पाकिस्तान क्यों बलूचिस्तान को इतने लंबे समय से अपनी निगाहों से दूर रखता रहा। ये जुल्म करने की क्या जरूरत थी पाकिस्तान को, क्यों कर रहा है ये? पाकिस्तान तो रोज अव्वल से जिस दिन से ये मुल्क बना है, ये अपने लोगों से झूठ बोलता आ रहा है। इन्होंने क्या क्या कहाँ झूठ नहीं बोला। 1971 में उन्होंने अपने लोगों से झूठ बोला कि फौज पता नहीं क्या कर रही है, फिर हमने देखा कि 93,000 कहाँ के आपके यहाँ क्या हुआ। और इस तरीके से हर दफा, और ये कहना कि हिंदुस्तान के लोग उसमें मुलवस हैं। मैं उनको एक मशवरा देता हूँ, पाकिस्तान कुछ कमर चीमा साहब बैठे हैं थिंक टैंक के वहां के, आप रेफरेंडम करा लें। जब हम रेफरेंडम की बात करते हैं, ये कोई और मुद्दा लेके, तो भाई मैं बलोच हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी। आप दुनिया को ये बताते हो ये चंद लोग हैं, तो आप रेफरेंडम करा दो। बच्चे के ज़हन में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए इतनी नफरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो गन लेके जिस तरीके से हमारी माओ बहनों को इस्लामाबाद में मार रहे थे, चीमा साहब ने भी देखा, हमारी औरतों के कपड़े तक उन्होंने छीन लिए। ये जो हम शरीक बोलते हैं, दुपट्टा तक उन्होंने छीन लिया। और ये आके कहते हैं कि हम आपको, मतलब आपने एक तो खुद कर आप चाइना को लेके
आप हमें बोल रहे चाइनीज जुबान सीखो। मुझे आज तक उर्दू सही नमूने से नहीं आती मेरे बच्चों को, आप चाइना को लेके आए। मतलब आपने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है वहां पे। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये चीमा साहब को भी पता है, ये दूसरे लोगों को भी पता है, बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है। सरदार अख्तर मैंगल जी जितने भी हमारे जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने भी हाथ ऊपर उठाए कि अब हमें नहीं करना, वी आर टायर्ड फ्रॉम दैट। ये लोग नहीं समझते, इनके जहन में ठीक है। एक दूसरा भरा हुआ है कि हमारे पास गन है। जिस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश में किया, बंगालियों का रेप किया, उन पे बोतांता छोटे हैं, काले हैं, क्या आ रहा है आज 1% के मतलब 1% पाकिस्तानी कितने पैसे का है? आप मुझे बताइए, मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूँ। ठीक, कमर कहने चीमा का जी। मतलब ये है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाँ। कि इस तरीके से आप लोगों की बदमाशी नहीं चलेगी आज तक। हाँ। वो कमर दिन चीमा। नहीं जब आप 1971 में झूठ बोलते थे। अब दुनिया को पता चल रहा है कि आपकी पतलूनें कहां पे उतर रही हैं। ठीक है, और कमर ये चीमा, एक- एक एक- रिएक्शन एक- तो एक- कमर चीमा से ले लूं। क्यों आंखें बंद करके रखी गई हैं? क्यों आंख बंद की गई है? अब मुझसे पूछ रहे हैं जी, क्या? अब सवाल दोबारा करें। कमर चीमा, कमर चीमा। जी जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते, तो मैं शायद ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं ठीक अपनी है। बात करना चाहता हूँ, मैं किसी को कोई इंटरप्ट नहीं करूंगा। हाँ, सिंपल सी बात है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज हमेशा रियासत के होते हैं, इंडिविजुअल्स के कोई रिसोर्सेज नहीं होते। अगर किसी से जगह से तेल निकल आया है, वो गैस निकल आई, तो ये थोड़ी है कि वो मेरे रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसके ऊपर भी बहस हो सकती है। हाँ, ये चीज कहना कि जनाब वो अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान, दे आर इंडिविजुअल्स, वो कोई अकले कुल नहीं है। मैं मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासतदान है, वो कहते हैं जी के इतने अजला में बीएलए है। बीएलए के पास 1 इंच भी जगह नहीं है। अगर बीएलए कोई ऐसी टेरिटरी, ऐसा मोहल्ला, ऐसा घर, ऐसा शहर तुलना में पाकिस्तान में कहीं किसी से कर भी नहीं सकती। और आप इंडिया की तो बात ही मत कीजिए, किसी भी हिसाब से कोई तुलना पाकिस्तान की है नहीं। बात आपके घर की होती है, आप इंडिया का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान की आज हालत ये है सर। और एक सेकंड कमर चीमा साहब, आपने ये कहा कि हम आतंकियों से, आतंकी संगठनों से बात नहीं करते। मुझे जरा बताइए, कितने अंतरराष्ट्रीय ऐसे संगठन है आपके यहाँ पे जो संगठन है जो बैन है? कौन पाल रहा है, कौन पोस रहा है, कौन उन्हें अपने यहाँ बैठाकर पूरी सब्जी खिला रहा है? बताइए मुझे। अगर आप बात नहीं करते लेकिन उनको पूरी सब्जी खिलाइएगा बैठा कर। सवाल, आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में, मुझे सर हो जाएगी बंद। भारत की आवाज इतनी बुलंद है ना सर, नहीं पहुंचती कई बार। आप, यही दिक्कत है पाकिस्तान की। बड़ी सीधी सी डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान को अंदर जाके खोखला करना है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वो ग्रुप और इस्लामिक मिलिटेंट जो टीएलपी जो बाकी इस्लामिक ग्रुप्स हैं, जिसे टीटीपी है, उनको पैसा इंडिया देता है। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी दो राय है? इंडिया पैसा देता है बलोच मिलिटेंट्स को, इंडिया पैसा देता है इस्लामिक मिलिटेंट्स को। जाओ पाकिस्तान में हमले करो, आने दीजिए पैसा, है ना? मजे आ रहे हैं, बैठकर हाथ बांधकर बैठी हुई है। आपकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं आपके कहे पर यकीन भी करूं, चलिए एक तरफ तो यकीन की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पता है पाकिस्तान की हालत, इसकी बात ही नहीं है। लेकिन सर, अगर भारत ऐसा कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी आर्मी क्या कर रही है? आपकी सेना क्या कर रही है? इंतजार कर रही है हमले होते रहे, इंतजार कर रही है पैसे बचाते रहे, इंतजार कर रही है कैसे आतंकी पलते रहे। हम आपके मुल्क सर, में आप किसी घूम किस्म कर जो निशाना साध रहे हैं, फिर भी सपोर्ट अपने नहीं ही करेंगे। पीठ पर मैं वार कर कम रहे से हैं कम सर। किसी दहशतगर्दी की भारत के अंदर जवाब सपोर्ट दीजिए नहीं जरा करूंगा। इन्हें। आई विल नॉट सपोर्ट एनीवन जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करता हो। मैं ठीक। किसी ऐसे ग्रुप की सपोर्ट नहीं करूंगा जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ जनरल वर्जी सिवाच। करता हो। ठीक आपसे है भी सर। यही तवक्को करते हैं, आपसे भी यही तवक्को करते हैं हाँ। कि वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आप उनको पैसे देने बंद। ठीक, जनरल सिवाच। हाँ, देखो ये सच्चाई है। कमर चीमा साहब जो बोल रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद किसने खड़े किए, ये इनको फंड भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और इनको पालते हैं, पोसते हैं, और फिर भारत की तरफ भेजते हैं। अगर ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की एक ही है कि आतंकवाद के 2 मापदंड हैं। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, वहां पर अमन शांति है, वहां पर एक प्रकार से आप डेवलपमेंट का दौर है, सड़कों का जाल बिछ गया है, 2.5 करोड़ के करीब वहां पर टूरिस्ट आए हैं। आपका जो G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई ने $400 मिलियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगाया है। तो वहां पर तो आप तो पीओजे के में लोग सड़कों पे हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग,
पाकिस्तान वाला पहुंच, वहां चक्का जाम और शट डाउन है। वो कहते हैं भारत में मिलना चाहते हैं, उसकी वजह हम थोड़ी है, वो तो आपका लोग कह रहे हैं कि भाई भारत कहां से कहां निकल गया, भारत ठीक है। का जम्मू और कश्मीर कहां से निकल गया। तो मैं ये कहूंगा भारत को आप उंगली उठाना बंद करें। अगर आपकी प्रॉब्लम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ है या बलूचिस्तान लिबरेशन एक आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान नहीं निकलेंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। ये सिविल वार की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, अगर अभी नहीं रोका गया तो मैं यही कह सकता हूँ अर्पिता। ठीक है, एक कमर जी में एक छोटा सा जवाब आपसे। देखिए सिंपल सी बात है जी, इसमें एक चीज समझनी चाहिए। ये रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन है, तमाम सूबों को पैसा मिलता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। एक बात मैं बता दूं, ये रिसोर्सेज की बड़ी गलत बात है। और मैं आपको बात बताऊं, बलूचिस्तान उतने पैसे पैदा नहीं करता, उतना पैसा जमा नहीं करता जितना उसको दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान की आबादी 6% है पूरे पाकिस्तान का, और इसका रकबा जो टेरिटरी है 43% है। सो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा वहां लगाना पड़ता है। ये जो रिसोर्सेज की जंग है ना, देखें मैं नहीं ये कहता कि वहां पे डेवलपमेंट कम है, बिल्कुल डेवलपमेंट कम है, वहां पे पैसा लगना चाहिए, वहां पे पैसा जाना चाहिए, और बलूचिस्तान के साथ वो अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। बट दैट डजंट मीन कि गरीब अगर बंदा कराची में है, लाहौर में है, पिशावर में है, कोयटा में बंदूक पकड़ के किसी को मारना शुरू कर दे, तुमने मेरे रिसोर्सेज ले लिए। भाई क्या अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन में अभी लगा कि ये गलतफहमी मैं पालूंगी कि कम से कम पाकिस्तान ये रियलाइज करे कि किस तरह की स्थिति में लोग वहां पर रहने को मजबूर हैं। साल 1947 में जिन्ना ने मदद मांगी थी, आजाद बलूचिस्तान ने 1360 किलो सोना दिया था। साल 2025 में पाकिस्तान ने जमकर लूटा, बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी रही। आप कह रहे हैं गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है सर, वहां महिलाओं को, और कितने लोग गायब हो रहे हैं। ये देखिए 2004 से अब तक 7000 से ज्यादा लोग लापता हैं। जांच करने वाले आयोग ने कहा कि सिर्फ 454 केस ही हुए हैं। सर 7000 लोग कहां हैं, क्यों आंख बंद करके बैठे हैं? मैं आप छोड़ दिए, एक सेकंड रुकिए सर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। बची है या वो भी खत्म हो गई सर? ये इंसानियत जो है, मैं यही तो कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि भारत की सरकार ने फैसला कर लिया है कि सस्ती जंग लड़नी है, ये जंग नहीं लड़नी, आपको अपने ये घर के अंदर सस्ती जंग झांकना ही लड़ी जा नहीं रही है। है। आपको जब सिर्फ लोग हिंदुस्तान को militant कोसना है। organization को हिंदुस्तान पैसा को दिया कोसने जाता है, से तो क्या सस्ती जंग लड़ी पाकिस्तान जाती तरक्की है। कर रहा है? अब क्या वहाँ के आवाम को ये घर अजीब पे और खाना मिल पा रहा है? क्यों क्या बोलना आर्थिक शुरू तौर कर पर देती है? पाकिस्तान मुझे मजबूत पता हो है, पा रहा है? मुझे पता है नहीं वो हो क्या पा कर रहा है रहे सर, हैं। नहीं हो मुझे- पा रहा है। और एक मैं और सिर्फ चीज, इतना समझाना अगर चाहता किसी हूं, चीज आज को जो पनाह आप 25 कीजिएगा ना, पहले सांप को 25 पालेंगे तो आए सर वो हुए आपको हैं, भी डर सकता तो है। हमें ये मौका बात दें, हम दुनिया अंतरराष्ट्रीय को स्तर पर बताएं कि पाकिस्तान आप को क्या समझा चाहते रहे हैं। हैं लोग, लेकिन आपको समझ नहीं आता। मुझे चीमा साहब ठीक है। चीमा पैसा साहब लगता है चीजों में। चीमा ठीक है, साहब वैसे तो आपने बिलाल जो जी कुछ बातें कहना, की, ये जो कौन आप है बंद चीमा कर साहब कर आप? बैठे हैं, उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? कोई समाधान निकलेगा? क्या विकल्प है पाकिस्तान के पास? आपने रॉक आइटम बिलाल जी आगे। पता है कौन था? बिलाल साहब, अगर आप किसी ठीक है को बिलाल बात साहब, करने का ठीक मौका देंगे तो बात है। मुनीर मेमन, ठीक है सर, एक सेकंड आगे। सबसे पहले तो मैं इस बात में सख्त अल्फाज मुजम्मत करूंगा, और जो आपने बात की ना दैट वाज द बेस्ट थिंग कि इंसानियत की बात होनी चाहिए। और इंसानियत की बात के लिए मैं चाहूंगा कि सारा पैनल इस बात को पहले कंडेम करे कि जो कुछ ये दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो रही है, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, दैट इज रॉन्ग। अब जहां तक बात रही हल की, देखिए हल हो रहा है। मैं चीमा साहब की बात से ठीक है हद तक इत्तेफाक कर लेता हूँ कि इंडिया को फाइनेंसिंग बंद करनी है। मैं तो कह रहा इंडिया को अपने टैक्स पेयर का पैसा और लगाना चाहिए, खुल के लगाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं डरने वाले, हम रुकने वाले नहीं है। आज बीएनए ने अगर हमारे 4 लोगों को शहीद किया, तो हमने पिछले 20 दिनों में उनके 2500 लोगों को शहीद किया, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो दहशतगर्दी करनी करे, इसीलिए जैसे बैंड आउटफिट अगर कुछ करना चाहते हैं, शौक से करें, अपना शौक पूरा करके देख लें। पहले भी करके देखा है, एक बार फिर करके देख लें। हमारे कुछ लोग शहीद होंगे, उससे ज्यादा हम अपने लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन जब हमारी तरफ से रिटेलिएशन होगी, जब हमारी तरफ से एक्शन होता है, तो उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं मिलती, सिवाय वो सरहदों के पास छुपते करते हैं। तो बीएलए हो, टीटीपी हो, ये बैंड मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, इनके ऊपर अगर आप बात करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात हैं। और इस पे अगर पाकिस्तान की स्टेट को अगर आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, कैसे जाके अच्छा, बात ये कर लेनी बताइए चाहिए, सर, तो ये हो आपने नहीं कहा सकता। ये बैन संगठन है, बहुत सारे संगठन जैसे अलकायदा हो गया, टीटीपी, जेईएम, लेट, हम, एचएम, इनके बारे में क्या कहेंगे आप?
मैं आपको ऐसे बहुत सारे संगठन की आपकी बात बता देता हूँ जो नहीं, आप दुनिया भर में टेररिज्म छोड़ दीजिए उसको, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले वो बता दीजिए सर। अमेरिका में जाके वो आपके यहाँ पे आपने स्टेट एक चश्मा प्रोटेक्शन लगाया है जिस चश्मे से आप तय करते हैं कि ये आतंकी संगठन है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिन्हें घोषित कर दिया गया है कि ये संगठन आतंकी है, उसको आप अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं। ओसामा बिन लादेन भूल गए सर आप? याद दिलाओ मैं वापस से। नहीं ओसामा बिन लादेन हम नहीं भूले, हमें बिल्कुल याद है। वो भूलने वाला भी नहीं हो सर, तरीके से वो इतनी फजीहत जो पाकिस्तान की हुई वो कभी भूल भी नहीं पाएगा पाकिस्तान। नहीं हम भूलते भी नहीं है। हाँ। ना हम अपने दुश्मनों को भूलते हैं ना हम अपने दोस्तों को भूलते हैं। लेकिन अभी बलोच साहब रेफरेंडम की बात करें तो बलूचिस्तान में आपको सबसे बड़ा रेफरेंडम क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में सबसे बड़ा गिला ये कि बीएलए को बीएलए बोला जाए, बलोच लिबरेशन आर्मी ना बोला जाए। बलोच साहब खुद बलोच है ना, तो ये बताएं कि बलोच कभी किसी रोजे में किसी को मारता है? बलोच कभी किसी नियत्ते अनआर्म्ड मैन को मारता है? बलोच किसी औरतों खवातीन को मारता है? ये जो कुछ हो रहा है ये बलोचों की सेवा है, ये बलोचों का काम नहीं है। बलोच वो पक्को नहीं है, बड़े दीदार लोग होते हैं, बड़े शानदार लोग होते हैं। मैं आपका ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। देखें, दहशतगर्द वो थे जो आपके मुंबई में गए थे, उन्होंने ना बच्चों को देखा ना औरतों को देखा। मेरी बात सुने ना, आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं की, आप बात कर रहे थे मैंने बात नहीं। दहशतगर्द बच्चों और औरतों को नहीं छोड़ता है, वो मारता है। जैसे उन्होंने बंबई में मारा, एक बंदा था ब्लाइंड था, उसके हाथ में कुत्ता था, उसको भी उन्होंने मारा। यहाँ पे आपके फौजी दुनिया ने देखा, शाहिदीन ने देखा कि उन्होंने बच्चों बूढ़े औरतों सबको जाने दिया। ये नहीं कि आप बलोच हैं, आप पंजाबी, आप सबको जाने दिया, उनको पकड़ा। और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जिसको आपने सिलेक्ट करके बैठाया हुआ है बुक्टी ने भी कहा कि सारे फौजी नेता थे, तो वो फौजी थे, वो कोई बच्चे बूढ़े नहीं थे जो आपने वहां की दहशतगर्दी की है। और यहाँ पे जब फौज जब में नहीं होता तो कहाँ होता है? ठीक है, रोकिए मुझे ये सेकंड बताइए सर, मैं ना, क्योंकि अभी जिससे तक होता है, मेजर वो जनरल होता। संजय मिश्रन के पास नहीं जा नहीं, आप पाए। जवाब दें ना, मतलब कभी ठीक है। दहशतगर्द बच्चों बूढ़ों को छोड़ता है? ये आपके बिलों में घुस गए थे नोस्ट्री में, वहां पर भी आपके बच्चों को छोड़ा। ठीक है, एक तरफ कोने में, उसके बाद आप ये कह रहे हैं लीजिए देखिए हम तो आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं। ये पाकिस्तान ने जो अपना रवैया रखा है, और अभी नहीं, ये बहुत पुराना रवैया चला आ रहा है सर। पाकिस्तान और कितना अंदर गर्त में घुसता चला जाएगा? अर्पिता, बिल्कुल ये पाकिस्तान का पुराना रवैया है। पाकिस्तान किसी का नहीं है तो उसके लिए भी क्या भारत ही जिम्मेदार बोल देंगे आप? मुझे अर्पिता से एक बात बता दूं जनरल साहब कि 241 फौजी मारे गए और ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो वहां मौजूद थे। सर आपके नंबर्स की मुझे कोई सोर्स बता देंगे कि कौन सा सोर्स है? अगर आप कहते हैं सोर्स मेरा ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स है, तो फिर हमला हर आप नहीं मान रहे ना, उस हमले के लिए कौन जिम्मेदार था? वो हमला आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, आपकी आर्मी कहाँ थी, किसी को क्यों पता नहीं चल पाया और क्यों उसको नहीं रोक पाया? हमला क्यों नहीं रुका? उसके लिए कौन जिम्मेदार? होते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत यही है, हुक्मरान, आपके वरिष्ठ पत्रकार सब अगर यही सोचेंगे कि हमले होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं पाकिस्तान के आवाम से एक बार कहना चाहूंगी कि आप किसके भरोसे बैठे हो, जरा एक बार देख लीजिए। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो ये कह देते हैं कि भाई ये तो होता रहता है, हमले तो होते रहते हैं। जब हमले ऐसे ही कैजुअली आप होते ही रहते कहेंगे, तो उसको रोकने की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की है सर। मैं जरा एक सिवात साहब, ठीक है सर, समझ गए सर, आप नहीं कहते हो, चिताते हैं कि बलूचिस्तान के 5 से 7 टुकड़े हो सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा जी जी सर। देखो ये सच्चाई है जो मौलाना फैजुर रहमान ने कहा, वो बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि वो असलियत जानते हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं और उनको पता है, वो एक प्रकार से पॉलिटिशियन भी हैं और गवर्नमेंट में भी रह चुके। क्योंकि सच्चाई है पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। जब पाकिस्तान डिनाइल मोड पे हुआ क्या था बांग्लादेश में 1971 में, जब वहां पर भी ऐसी स्थिति आई थी, ये मना करते रहे, कुछ नहीं हुआ, हम बंगालियों की कौम बदल देंगे। 30 लाख से ज्यादा लोगों, औरतों का रेप कर दिया, 1 करोड़ के करीब लोग पलायन कर गए, 25 से 30 लाख लोग मारे गए, और अंत में क्या हुआ, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, और 93,000 जो सैनिक हैं वो प्रिजनर बन गए। और यही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, ये डिनाइल मोड पे है कि कुछ नहीं हुआ, बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में है, बीएलए एक आतंकवादी गढ़ है। ये करते रहोगे, आपके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा। बलूचिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार से वहां पर हमले हो रहे हैं, 48 से 96 आवर्स में 2 बड़े बड़े हमले कि एक तो जफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कहीं आज तक हाईजैक नहीं हुई, वो हाईजैक हो जाती है, 200 से ज्यादा
सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है बीएलए। फिर एक घातक हमला जिसके अंदर अगर कम से कम 40 से 50